नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियोस को नहीं देखा एंड देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है। एक ही प्लेलिस्ट में क्लास 6 से लेकर के 12 तक के जितने भी लेक्चर आएंगे, सारे लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक इस प्लेलिस्ट में क्लास 6 के एंड क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 और 2 का वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन आगे के टाइम में क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सारी की सारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी लोग यूपीएससी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, वो लोग अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड एनसीईआरटी की क्लासेस चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, इन सभी की क्लासेस करवाई जाएंगी। साथ ही साथ इनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री में आएंगी, बट नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। अभी हम क्लास 6 to 8 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे और भी सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिन लोगों को अभी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा एंड उसके बाद में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक दे दी है, जिसके माध्यम से आप लोग डायरेक्टली स्टोर पर जाकर के हमारे नोट्स परचेस कर सकते हो। याद रखना, नोट्स जब आप स्टोर से परचेस करोगे तो आपके ईमेल पर पहुंचेंगे एंड वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे आज के इस चैप्टर का है हमारी पृथ्वी के अंदर। अर्थात पृथ्वी के अंदर है क्या। आज के इस चैप्टर में हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग को डिस्कस करेंगे। पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा होता है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितने परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। देखो, गतिशील ग्रह है। बाहरी रूप से तो हम सभी लोग जानते हैं भाई, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थात गतिशील ग्रह है। ये हो गया बाहरी। लेकिन हमारी पृथ्वी केवल बाहर से ही गतिशील नहीं है, हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी गति होती रहती है और इस गति की वजह से अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, आपने सुना होगा ज्वालामुखी कभी कोई विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है? हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तन की वजह से। आंतरिक भाग में जो गति होती है, उस गति की वजह से ज्वालामुखी निकलते हैं। तो याद रखना, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, अंदर लावा है, वो गति करता रहता है। अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं वो गति करती रहती हैं। इसके अलावा अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। बाहर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये तो हम सभी लोग जानते हैं। हम एक्चुअली देख रहे हैं पृथ्वी में। अगर आज से 50 साल पुरानी पृथ्वी देखोगे और अब देखोगे, जंगल काट डाले गए हैं, पर्वत जो है तो वो अलग हो रहे हैं। जैसे कि पर्वत है, ठीक है, पर्वत के ऊपर पानी वर्षा, इसके अलावा और भी तूफान आए, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। कभी कभी आप देखो पर्वत जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, उनके अंदर भूस्खलन होने लगता है। तो पर्वत टूट करके उनसे मिट्टी बहकर चली जाती है, तो पर्वत धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। कहीं पर भूकंप आ जाता है, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो पृथ्वी के अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की, कि पृथ्वी के अंदर भैया पाया क्या जाता है। दो चित्र आपके सामने रखें। ये चित्र है पृथ्वी के आंतरिक भाग का और ये चित्र दिया जा रहा है पर्पटी का। इस चित्र को हम बाद में समझेंगे, इसको हम पहले देख लेते हैं। देखो भैया, हमारी पृथ्वी जो है इस प्रकार से कुछ आप देख रहे हो जो दिखाई देती, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती। तो पृथ्वी को हमारे अगर आप देखोगे तो 3 लेयर पृथ्वी में पाई जाती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, ठीक है, इसे कहा जाता है क्रोड। हमारी एनसीईआरटी में इसको 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है। सबसे मिडिल पॉइंट जो है इसको नाम दिया गया आंतरिक क्रोड, ठीक है, और जो बाहरी इलाका दे दिया गया ये वाला, इसको नाम दिया गया है बाह्य क्रोड। ठीक है, तो ये आपका क्रोड वाला एरिया है। फिर क्रोड के बाद में मिलता है मेंटल वाला एरिया जो कि इतना है, ठीक है। फिर आपको मिलती है पर्पटी। अब इसको हम एक काम करते हैं, ब्लैंक पेज पे चलते हैं और ड्रॉ करके आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चित्र के माध्यम से कम समझ में आता है। तो भैया देखो, सबसे पहले ये वाला एरिया आपका हो गया कौन सा? क्रोड वाला। ठीक है, क्रोड वाला एरिया हो गया। अब एनसीईआरटी का कहना यह है जो बीच वाला पॉइंट ये वाला, इसको हम कहेंगे आंतरिक क्रोड, और जो बाहर वाला एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य क्रोड। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्रोड का, या फिर हम कह सकते हैं कोर, ठीक है, कोर का भाग है। ये हम रंग दे रहे हैं इसको रेड कलर से। ठीक है, अलग अलग बनाते, ये हमने रेड कलर से इसको पूरा का पूरा कलर कर दिया। ये आपका हो गया कोर वाला एरिया। ठीक है, जिसे क्रोड कहा जाता है। आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड दोनों मिलाकर के ये क्रोड वाला एरिया आपका बन गया। ठीक है,
क्रोड के बाद में फिर क्या आता है, फिर आती है आपकी मेंटल। क्या आता है, मेंटल। ठीक है, तो हम फिर एक दूसरा कलर लेते हैं, पीला वाला। ठीक है, ये हो गया आपका मेंटल वाला एरिया। ठीक है, ये आपका मेंटल वाला एरिया हो गया। इसको हम कलर कर देंगे पूरा। कैसा कर देंगे, पूरा कलर इसको कर दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ये हो गया आपका मेंटल वाला एरिया। इस प्रकार से ये आपका मेंटल वाला एरिया हो गया। हम पूरा कलर किए दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ओके, ये हो गया आपका मेंटल। ठीक है, एक मिनट। बीच में आप देख सकते हो क्रोड दिया गया। ठीक है, उसके बाद में मेंटल दिया गया है। हमने मेंटल भी देख लिया, क्रोड भी देख ली। ठीक है, कोर भी देख लिया, मेंटल भी देख लिया। इसके बाद में आपको मिलती है क्या, परपटी। क्या मिलती है इसके बाद में आपको, इसके बाद में मिलती है परपटी। ठीक है, अब जो परपटी है ये, इसको भी हम बना ले रहे हैं। ये आपकी हो गई परपटी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई परपटी। इस प्रकार से हमारी प्रतिबिंब के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी 3 लेयर हैं? सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है क्रोड। ठीक है, क्रोड के बाद में पाया जाता है ये वाला भाग, इसको कहा जाता है मेंटल। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपको लास्ट में मिलता है, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया परपटी। ठीक है, इन तीनों में हम लोग जो रहते हैं परपटी के ऊपर रहते हैं। कहां पर? हम लोग परपटी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, हम लोग परपटी के ऊपर रहते हैं। इतनी चीज आप याद रखना। ठीक है, अब हम फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से अभी हम लौट के यहां पर आए थे। तो वही चीज यहां पर प्रतिबिंब में दिखाई जा रही है। सबसे अंदर वाला भाग अगर आप देखोगे तो ये वाला भाग आपको मिलता है क्रोड का। ठीक है, हमने बिल्कुल मिडिल पॉइंट को नाम दे दिया आंतरिक क्रोड, और बाहर वाले भाग को, जो बाहरी इलाका मिल रहा है, इसको नाम दे दिया बाह्य क्रोड। ठीक है, फिर आपको मिल रही है ये वाला एरिया जो इसको पूरा का पूरा ऐसा गोल होता है, इसको नाम दिया मेंटल। ठीक है, ये मेंटल लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया मेंटल। ठीक है, इसके बाद में ये जो आप देख रहे हो ये वाले, ठीक है, ये क्रोड और मेंटल की सीमा रहती है। ठीक है, जो हल्की सी रेड आपको दिखाई दे रही है मेंटल की सीमा है। ठीक है, इसके बाद में ये जो आप देख रहे हो रेड वाला फिर से एरिया, ये वाला आपका परपटी का एरिया हो गया। अब इन तीनों को लिखित रूप में समझते हैं। ठीक है, फिर हम इस टॉपिक पर बाद में आएंगे, पहले इन तीनों को हम लिखित रूप में समझ लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह की, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन का, और इसकी थोड़ी सी मोटाई कम कर ले रहे हैं। आ जाओ भैया, कलर बढ़िया वाली, ये रेड। ठीक है, हाँ, तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। हमने अभी देखा पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको परपटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। परपटी की मोटाई महाद्वीपों पर एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, 2 चीजें यहां पर हमें देखने को मिली। सबसे पहली चीज क्या है, ये सबसे पतली परत होती है, परपटी वाला एरिया। ठीक है, दूसरा, परपटी की मोटाई महाद्वीपों पर अलग होती है और महासागरों पर अलग होती है। दूसरी बात यहीं पर कही जा रही है कि भैया अगर आप महाद्वीपीय भाग में देखोगे तो परपटी की मोटाई है 35 किलोमीटर। ठीक है, और समुद्री सतह पर इसकी मोटाई आपको 5 किलोमीटर पाई जा रही है। अर्थात महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से अधिक होती है। अब इस चीज को हम यहां पर समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भैया हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो परपटी वाला भाग है, कौन सा वाला, परपटी वाला। ठीक है, ये सबसे पतला भाग होता है। ये लेयर जो है सबसे पतली लेयर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो ये परपटी है ये महाद्वीपों और महासागरों में इसकी लेयर की जो मोटाई है वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि आप अगर महाद्वीप में देखोगे तो यहां पर मिट्टी ज्यादा होती। ठीक है, इसलिए महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कितनी दी गई है, 35 किलोमीटर। वहीं आप अगर महासागरीय क्षेत्र में जाओगे तो महासागरीय क्षेत्र में आप देख रहे हो यहां से परपटी शुरू होती है और यहां तक गई। तो महासागरीय क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो परपटी की मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। 2 फर्क आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि भैया अच्छा ऐसा होता क्यों है, एक चीज को यहां पर समझो। ठीक है, महासागरीय भाग में जल होता है और महाद्वीपीय भाग में होती है मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय इलाका होता है। तो ऐसी होती है कुछ, देखो इस प्रकार से यहां पर जल भरा होता है पूरा। ठीक है, यहां पर पूरा जल भरा होता है। यहां पर इसकी मोटाई 5 किलोमीटर। मान लो कि यहां से परपटी शुरू हो रही है, यहां से परपटी शुरू हो रही है। अब यहां पर पूरा मिट्टी का मिट्टी है, तो ये एरिया आपका हो गया 35 किलोमीटर का।
ठीक है, 35 किलोमीटर का एरिया हो गया। और यहां पर जल भरा हुआ है, यहां पर जल भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, परपटी की जो मोटाई है मात्र 5 किलोमीटर देखने को मिलती है। ये फर्क आप याद रखना महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र में परपटी की मोटाई को लेकर के। प्रश्न आ जाता है यहां पर कि महाद्वीपीय भाग में परपटी की मोटाई अधिक होती है या फिर महासागरीय क्षेत्र में। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि महाद्वीपीय भाग में परपटी की मोटाई कितनी होती है, तो 35 किलोमीटर, और महासागरीय क्षेत्र में समुद्री तल के नीचे इसकी मोटाई होती है 5 किलोमीटर तक पाई जाती, ठीक है, याद रखना। अब महाद्वीपीय सनहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना हुआ। अगर आप महाद्वीप में देखोगे जो परपटी की मोटाई पाई जाती है, जो महाद्वीपीय सनहित है, यानी कि यहां पर जो जमीन आपको पाई जा रही है ये वाला, ठीक है, ये जो आपको जमीन पाई जा रही है, जो परपटी आपको पाई जा रही है, ये किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, तो एक आपको सिलिका मिल रहा है, एक आपको एल्यूमिना, ठीक है। इन दो खनिजों से मिलकर के, ऐसे ही अन्य कई सारे खनिज होते हैं जिनसे मिलकर के महाद्वीपीय सनहित मुख्य रूप से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे Cl कहा जाता है। सिलिका से C ले लिया गया और एल्यूमिना से L ले लिया गया, ठीक है। इस तरह से इसे Cl कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भैया महाद्वीपीय सनहित मुख्य रूप से किन खनिजों से मिलकर के बना है, तो या तो आप शॉर्ट में कह सकते हो Cl या फिर आप सिलिका एवं एल्यूमिना कह सकते हो, ठीक है। वही अगर हम महासागरीय भाग की बात करें तो महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। इसे सीमय कहा जाता है। सिलिका से सी ले लिया गया और मैग्नीशियम से मै ले लिया गया, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? सीमय। क्या नाम दिया गया? सीमय, ठीक है। इसे सीमय नाम दिया गया, सिलिका एवं मैग्नीशियम, दो चीज याद रखना, ठीक है। इसके अलावा परपटी के ठीक नीचे मेंटल पाया जाता है, और जो मेंटल की लंबाई या फिर चौड़ाई की आप बात करो तो मेंटल 2900 किलोमीटर, कितने? 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। अब आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो, जो परपटी की अधिकतम मोटाई है वो महाद्वीपीय क्षेत्र में दी गई 35 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर आप मेंटल की मोटाई देखोगे तो दी जा रही है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर अधिकतम यहां पर आपको मोटाई देखने को मिलती है। दो चीज यहां पर समझो। सबसे पहली चीज ये कि भैया जो महासागरीय क्षेत्र है, ठीक है, महासागरीय क्षेत्र है, यहां पर परपटी की मोटाई है 5 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर महाद्वीपीय क्षेत्र में परपटी की मोटाई आपको मिल रही है 35 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर हम मेंटल की मोटाई की बात करें तो मेंटल की जो मोटाई ये पूरी की पूरी है, जो मेंटल का क्षेत्र है वो मिल रहा है आपको 2900 किलोमीटर, ठीक है। एक चीज हो गई आपकी। इसके बाद में दूसरी चीज क्या बताई जा रही है, अगर आप महाद्वीपीय क्षेत्र में देखोगे जो परपटी बनी हुई है ये सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर के महाद्वीपीय हित में, महाद्वीपीय एरिया में परपटी बनी हुई है। वहीं अगर आप महासागरीय क्षेत्र में देखोगे तो महासागरीय क्षेत्र में परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम बात कर लेते हैं क्रोड की, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं, जो बीच वाला एरिया मिलता है जिसे हमने अभी रेड से बनाया था, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। इसकी त्रिज्या दी गई कितनी है? पूरी की पूरी 3500 किलोमीटर, ठीक है। और वह मुख्यतः निकेल एवं लोहा की होती है, ठीक है, याद रखना। हाँ, ये फैली है, ठीक है। हाँ, जो आपकी ये आंतरिक क्रोड देखने को मिलती है किसकी है? निकेल एवं लोहा की है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है? हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ठीक है, लट्टू जैसे नाचती है, तो अंदर वाला जो क्रोड वाला भाग है यहीं से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो निकेल एवं लोहा से ये बना हुआ है। किससे? निकेल एवं लोहा से बना हुआ है आंतरिक क्रोड, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर, ठीक है। और इसे निफे कहा जाता है। निफे यानी कि निकेल से नी ले लिया गया, और जो लोहा इसे फेरस कहा जाता है, तो फेरस से आपको कह सकते हो कि भैया फे ले लिया गया, निफे कहा कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब कभी काफ़ी उच्च होता है। हाँ, अगर आप केंद्रीय क्रोड देखोगे जो बिल्कुल मध्य का होता है, ठीक है, जो बिल्कुल बीच वाला एरिया है, आपको ये जो देखने को मिला ये वाला, यहाँ का जो तापमान और कौन सा वाला एरिया, एक मिनट, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ का तापमान और यहाँ का अगर आप प्रेशर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर और हाई तापमान, हाई टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, हमने एक चीज़ सुनी है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम प्रवेश करते जाएंगे तो तापमान भी बढ़ता जाएगा और क्या है कि दबाव भी बढ़ता जाएगा। आप गड्ढा खोदो और अंदर चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि भैया तापमान, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ दबाव भी बढ़ रहा है।
है। तो जब आप बिल्कुल मध्य में पहुंच जाओगे, जब आप बिल्कुल मध्य में पहुंच जाओगे, केंद्रीय क्रोड में पहुंच जाओगे, तो वहां पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा और हाईएस्ट साथ ही साथ दबाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हाईएस्ट दाब और हाईएस्ट टेम्परेचर दोनों चीज आपको कहां पर मिलेंगी, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल केंद्रीय इलाके में, केंद्र में। ठीक है, जो बिल्कुल केंद्र वाला भाग है। और याद रखना यहां पर 2-3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना होगा, जो परपटी है, ठीक है, किससे मिलकर के बनी है, महाद्वीपीय क्षेत्र में सिलिका एवं एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, महासागरीय क्षेत्र में सिलिका एवं मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका ये क्रोड वाले एरिया है, ठीक है, क्रोड जो है ये निकेल और लोहा से मिलकर के बना हुआ है। और जो हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो ये लोहा भी घूमता है और इसी से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कई सारे कारण होते हैं उसके पीछे और उन कई सारे कारणों में से एक कारण ये भी है। ठीक है, और पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग ही परपटी है, याद रखना। जैसे कि हमने बात की कि जो क्रोड की त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है, मेंटल जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखो जो परपटी है ये हमारी पूरी पृथ्वी का केवल 1% भाग ही है, 1% हिस्सा है। 84% हिस्सा में मेंटल पाया जाता है। ठीक है, और 15% भाग में आपको क्रोड देखने को मिलता है। कितने? 15% भाग में कोर या फिर आप क्रोड कह सकते हो। 84% भाग में आपको मेंटल देखने को मिलता है जो बीच वाला एरिया है। ठीक है, और 1% भाग में आपको परपटी देखने को मिलती है। और पृथ्वी की पूरी पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात की जाए तो 6371 किलोमीटर, कितनी? 6371 किलोमीटर। प्रश्न आ सकता है कि भैया पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर हमने देख लिया कि भैया जो आपका परपटी मिलती है, ठीक है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी है। इसके अलावा आप देखोगे तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी। हमने क्रोड की बात की तो हमने देख लिया कि निफे से मिलकर के बना है। ठीक है, इसमें निफे पाया जाता है, लेकिन हमने यहां पर मेंटल की बात नहीं की। तो देखो मेंटल के बारे में एनसीईआरटी में वैसे तो दिया नहीं गया है क्लास 7 के एनसीईआरटी में, बट जब हम आगे बढ़ेंगे क्लास 9th और 10th 11th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में बताया गया। देखो मेंटल के 2 भाग होते हैं। ठीक है, मेंटल के 2 भाग होते हैं। हम अभी आसानी से थोड़ा बेसिक जानकारी इसकी कर लेते हैं, क्लास 11th में और 9th में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेंटल के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में अगर आप देखो तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि भैया आंतरिक भाग जो है इसका, मेंटल का आंतरिक भाग जो है, आंतरिक परत में आपको सिलिकेट परत की सीमा देखने को मिलती है जिसके पदार्थ सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, और धातुओं और सिलिकेट के मिश्रण से बना परवर्ती क्षेत्र भी इसमें होता है, जो कि दूसरा भाग इसका देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें धातु कई सारी होती हैं और सिलिकेट का मिश्रण होता है जो दूसरा होता है, और पहले वाले में सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेंटल वाला भाग थोड़ा सा कठिन है, ये हम आगे चलकर के आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो हमने 3 चीजें यहां पर डिस्कस की, एक परपटी, एक मेंटल और दूसरा हमने यहां पर बात की क्रोड की, ये तीनों ही आगे चलकर के हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में जानकारी आगे आपको देखने को मिलेगी, यहां पर बेसिक बातें बताई गई हैं। अच्छा, विश्व का सबसे गहरा खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और इसकी गहराई है 4 किलोमीटर। तेल की खोज में हमारे के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने लगभग 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोज चुके हैं, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल ही असंभव है, ठीक है, अभी तक बिल्कुल संभव नहीं है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ये फैक्ट दिए गए थे एनसीईआरटी में, जो कि मैंने आपको बता दिया। विश्व का अगर सबसे गहरी खान अगर आप देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी, इसकी गहराई है 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा तेल की खोज में हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने 6 किलोमीटर तक गहराई कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में जाना है तो आपको 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, जो कि बिल्कुल असंभव है। अच्छा, हमने यहां पर इतनी चीजें देख ली। हमने एक बात की थी भैया भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी कहां से आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं जैसे कि भैया ये परपटी की लेयर है। ठीक है, तो परपटी के लेयर को चीर के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है। ये कैसे निकलता है इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दी गई है, वो अभी हम देखते हैं। सेल और खनिज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सेल और खनिज। सेलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और खनिज के बारे में। तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। कितने प्रकार के? अनेक प्रकार के। ऐसा नहीं, सेल अर्थात जो आप पत्थर वगैरह देखते हो, ठीक है, पत्थर वगैरह देखते हो, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती है सेलों में। ठीक है, हम पत्थर मान लेते हैं या हम चट्टान कह सकते हैं। चट्टान, पत्थर गलत शब्द हो जाएगा, चट्टान कह सकते हैं, सेल या फिर चट्टाने। ठीक है, तो अनेक प्रकार की चट्टानों से मिलकर के फिर अनेक प्रकार की सेलों से मिलकर के हमारी
पृथ्वी की परपटी बनती है, परपटी में कोई एक ही प्रकार की धातु या फिर एक ही प्रकार का तत्व नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज जो हैं, बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा ही जा रहा है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, चाहे वो किसी भी प्रकार का खनिज हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? सेल कहा जाएगा। कि भैया आपको संगमरमर का पत्थर मिल गया तो वो भी एक प्रकार का सेल है, आपको बलुआ पत्थर मिल गया वो भी एक प्रकार का सेल है, ठीक है, या फिर आपको और भी किसी भी प्रकार का पत्थर मिला है, ठीक है, किसी प्रकार की चट्टान मिली है, मिट्टी मिली है, ठीक है, वो सेल ही कही जाए। क्या कहा जाए? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकती हैं, ठीक है, जो सेल होते विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के आकार, विभिन्न गठन की हो सकती हैं। अच्छा, मुख्य रूप से जो सेल हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 प्रकार के बताए जा रहे हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। अब इन तीनों प्रकार की सेलों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मिलती है आग्नेय सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस। इग्नियस जो है ये लैटिन शब्द है जो कि इग्निस से निकला है, इसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है अग्नि। दूसरी मिलती है आपको अवसादी सेलें, ठीक है, अवसादी सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, इनको कहते हैं इग्नियस रॉक, इनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, इसमें सेडिमेंट्री शब्द जो है, ठीक है, ये सेडिमेंट शब्द से निकला है, इसका अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्थिर। वहीं तीसरी प्रकार की सेल मिलती है कायांतरित सेलें, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब जो मेटामॉर्फिक शब्द है ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से निकला हुआ है, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। अच्छा, इन तीनों से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जैसे कि आपने यहां पर देखा अग्नि, स्थिर, रूप परिवर्तन, तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो सेलें हैं कैसे बनती। आग्नेय सेलें जो हैं ये अग्नि से बनती है, अग्नि लावा से बनती है, ठीक है, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है और उससे बनती है आग्नेय सेलें, ठीक है। अब सादी सेलों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी सी एक्सप्लेन करना इनको देखो बहुत ही आसान एक्सप्लेन करना, बट यहां पर अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कायांतरित सेल की अगर बात की जाए तो ये रूप परिवर्तित होता है इनका, ठीक है, इनका रूप परिवर्तित होता है और फिर ये कायांतरित सेलें बनती हैं। जैसे कि कोई सेल है, ठीक है, पड़ी 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 उसमें परिवर्तन आया, ठीक है, उसके अंदर कुछ और मिल गया, धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय सेलों के बारे में। तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल। इस चीज को हम एक काम करते हैं, ब्लैंक पेज पे चलते हैं और यहां पर समझते हैं। तो भैया क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है, ठीक है, एक मिनट, लावा पाया जाता है, ठीक है। लावा क्या होते हैं? पिघली हुई चट्टानें होती हैं। हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी के जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते जाओगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। मध्य में पृथ्वी के अंदर तापमान इतना होता है कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल ही पिघली हुई होती हैं, आग पाई जाती है, आग, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो पिघली हुई चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं तो यहाँ पर ताप और दाब बहुत अधिक होता है। आप देखोगे कुकर के अंदर जितना अधिक दाब होगा, ठीक है, कुकर के अंदर जितनी अधिक आप हीट पहुंचाओ, कुकर जब हम लोग बंद करके दाल वगैरह बनाते हैं तो आप देखोगे एक टाइम ऐसा आता है कि कुकर के अंदर बहुत अधिक प्रेशर बन जाता है और जब बहुत अधिक प्रेशर बनता है तो कुकर की जो सीटी होती है वो ऊपर उठ जाती है, उसके अंदर से गैस निकलने लगती है, ठीक है। अच्छा, सीटी पर से ही गैस क्यों निकलती है? क्योंकि वही उसका सबसे मुलायम क्षेत्र होता है, वहां से गैस निकलने की संभावना होती है, ठीक है। अगर सीटी ना हो तो क्या होगा, और आग बढ़ती ही जाए तो होगा क्या कि कुकर फट जाएगा, कुकर फट जाएगा। अब हमारी पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी में होता क्या है, अंदर बहुत अधिक गर्मी है, अंदर बहुत अधिक गर्मी है, दाब भी है, जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते जाओगे तो दाब भी पाया जाएगा। तो अंदर का जो लावा है वो लगातार प्रयास करता है कि हम कैसे पृथ्वी के बाहर निकल जाएं, कैसे न कैसे करके पृथ्वी के बाहर निकल जाएं। बट लावा ये जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर की जो लेयर है परपटी की, ये कितनी है, अगर आप महाद्वीपीय क्षेत्र में देखोगे तो 35 किलोमीटर की है और महासागरीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर की है। अच्छा, इस जो परपटी की लेयर, इसको तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं है कि हम परपटी की लेयर को तोड़ दें और बाहर निकल जाएं। तो जहां कहीं भी परपटी कमजोर पड़ती है, जहां कहीं भी लेयर जो है कमजोर पड़ती है परपटी की, सपोज दैट कि भाई यहां से जा रही थी परपटी, ठीक है, काफी मोटी थी, ठीक है, ये, और यहां पर क्या है कि कमजोर पड़ गई, यहां पर क्या है, कमजोर पड़ गई, बीच में आप देख रहे हैं, तो यहां से लावा निकलने लगेगा,
ठीक है, जहां कहीं भी कमजोर पड़ती है वहां से ये लावा निकलता है। ठीक है, लावा निकलता है। ठीक है, लावा निकलता है और निकल करके आसपास फैलने लगता है। कहां पर? आसपास फैलने लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं भूकंप, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। लावा निकलता है ज्वालामुखी के रूप में और निकल करके आसपास फैलने लगता है। ठीक है, तो जो बाहर आकर के ये फैलता है, इससे लावा से, ठीक है, ये जो लावा बाहर निकल कर फैलता है, फिर ये धीरे धीरे बाहर आकर के सूख जाता है, चट्टाने बन जाता है। तो ये जो लावा निकलकर बाहर फैलता है, इसी को आग्नेय चट्टाने कहते हैं। लावा यानी कि आग से बना हुआ, ठीक है, और उससे जो चट्टाने बनती हैं सूखने के बाद में, इनको क्या नाम दिया जाता है? आग्नेय चट्टाने नाम दिया जाता है। अच्छा, ये लावा भी दो प्रकार से निकलता है। सपोज दैट कि भाई हमारी ये पृथ्वी की मेंटल है। क्या है ये? मेंटल है। ठीक है, मेंटल है। एक मिनट, हम इसको पूरा का पूरा कलर किए दे रहे हैं। हमारी, एक मिनट, मेंटल नहीं, ये हमारी पृथ्वी की परपटी है। परपटी, ये क्या है? हमारी पृथ्वी की परपटी है। परपटी को हमने पूरा रेड बना दिया। एक मिनट, येलो बनाना था क्या? चलो रेड ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेड ही सही है। अब हम पीला कलर ले रहे हैं लावा के लिए। ठीक है, हमारा लावा जो है वो उसने देखा कि यहाँ पर जो एरिया है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, उसने यहाँ पर कमज़ोर पाया। एक मिनट, कमज़ोर भी बनाए दे रहे हैं ताकि आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा कमज़ोर एरिया उसने पाया। यहाँ पर देखा कि भाई कमज़ोर एरिया है ये वाला। ठीक है, तो लावा ने कहा कि भाई हम यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, लावा ने प्रेशर लगाया और वो लगातार प्रेशर लगाता ही रहता है लावा। ठीक है, तो लावा ने प्रेशर लगाया और यहाँ से निकलने लगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये। हाँ, लावा यहाँ से निकलने लगा। ठीक है, लावा यहाँ से निकलने लगा। अब जब ये यहाँ से निकल रहा था, ठीक है, तो पूरा का पूरा तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आप देखोगे जब भी भीड़ बहुत तेजी से निकलती है तो बीच में किसी को चोट लगती है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई दब जाता है, पैर के नीचे आ जाता है। तो निकलते टाइम कुछ लावा ऐसा होगा जो इधर चला जाएगा, कुछ लावा होगा जो इधर चला जाएगा, तो इधर उधर भी काफी सारा लावा भर जाएगा। तो लावा भी दो प्रकार से निकलता है। एक निकलता है बहिर्भेदी जो बाहर चला जाता है, और एक होता है अंतर्भेदी जो यहां से तो निकल गया लेकिन जो हमारी परपटी वाली लेयर थी उसके अंदर चला गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जो ऊपर वाला लावा होगा इसको वायुमंडल मिल जाएगा यहाँ पर, या इसको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर इसको मिल जाएगी हवा, मिल जाएगी यहाँ पर, इसको पानी मिल जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होंगी, बरसात आएगी। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे क्या है कि यहाँ पर इसे पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, हवा लगेगी। तो यहाँ का जो लावा होगा ये तेजी से ठंडा होगा। क्या होगा? ये तेजी से ठंडा होगा। ठीक है, और यहाँ वाला जो लावा होगा अगर आप इसे देखोगे तो इसको ना तो हवा मिलेगी ना ही इसे पानी मिलेगा, इसलिए ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो दो प्रकार से लावा की चट्टाने बनती हैं। ऊपर वाली जो चट्टाने बनती हैं इनको कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, चूंकि ये लावा से बनी इसलिए आग्नेय सेल है, और बाहर निकल आई इसलिए इनको बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाएगा। और ये लावा से तो बनी है लेकिन परपटी के अंदर ही लावा चला गया और अंदर धीरे धीरे ठंडाएगी, इसलिए इनको नाम दिया जाता है अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अब इन दोनों को एक एक करके यहां पर हम समझते हैं। या आग्नेय सेल तो हमने देख लिया किसे कहते हैं। अब आग्नेय सेल भी दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल। जब द्रवित मैग्मा यानी कि लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, वो एक अलग नाम है इसका। ठीक है, आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, एक है आपका अंतर्भेदी आग्नेय सेल और एक है आपका बहिर्भेदी आग्नेय सेल। सबसे पहले हम अंतर्भेदी आग्नेय सेल की बात करेंगे। जो जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा होकर ठोस होता है तो इस प्रकार बने सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, चूंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बने बड़े दानों का रूप ले लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अणु होते हैं या फिर हम कण की बात करें, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, और जब कोई प्रक्रिया धीरे धीरे होती है तो बहुत ही स्ट्रांग वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी आप देखोगे कि बहुत ही स्ट्रांग होती है। और जैसे कि भाई आपका कोई घाव है, ठीक है, और वो धीरे धीरे भर रहा है तो वो क्या होगा कि उसकी खाल जो कि बहुत अच्छी ऊपर निकल के आएगी। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के रूप में कोई सब्जी ले रहे हैं, एक लौकी है। ठीक है, तो आप दो प्रकार की लौकी देखोगे जो मार्केट में आती हैं। एक होती इंजेक्शन वाली लौकी जिसके अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो रात भर में 1.5 गुना लंबी हो जाती है। ठीक है, शाम को इंजेक्शन लगाए, सुबह लौकी लंबी हो गई, जाकर के बेच आए, तो वो जो होगी लौकी जो होगी वो फूली हुई होगी और एक अलग प्रकार से दिखाई देगी। वो जो आप खाओगे तो उसका स्वाद भी अलग होगा। ठीक है, और एक लौकी वो होती है जो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो वो क्या होगी, उसका भी स्वाद अलग होगा, वो आपको नुकसान नहीं करेगी बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप उसे खाओगे। इसके अलावा उसके और भी कई सारे फायदे होंगे, देखने में भी अच्छी लगेगी, उसके अंदर के जो अणु होंगे फिर हम उसके अंदर की जो अगर संरचना की बात करें वो ज़्यादा बढ़िया होगी, टाइट होगी।
ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। इसी प्रकार से जो अंतर्वेदी अग्नेय सेल होती है क्या होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, भूपर्पटी के आंतरिक भाग में गहराई में ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। चूंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है इसलिए इसको यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, यहाँ पर इसको ना तो हवा लगती है और ना ही इसको यहाँ पर पानी मिलता है। इस वजह से इसके जो अणु होते हैं आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं और बड़े दानों का रूप लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी पत्थर को देखोगे तो पत्थर भी कई सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु कहना शब्द अच्छा होगा, गलत होगा, मुझे पता नहीं सही होगा या गलत होगा, मैं अणु शब्द का इस्तेमाल कर रहा, हम कण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पत्थर जो होते हैं कणों से मिलकर बना होते हैं, छोटे छोटे कई सारे कण होते हैं। तो जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल होती है इसमें जो कण होते हैं आपस में ज्यादा अच्छे से जुड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो दाने होते हैं ये बड़े दानों का रूप लेता है, ठीक है। ये ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय सेल का एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि भाई लेई हो गया, मसाले हो गए, दाने हो गए, ठीक है। दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का जो उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। अपघर्षण पत्थर यानी कि जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल, आपने अपने आसपास चक्की देखी होगी, ठीक है। चक्की देखी, पहले सभी लोगों के घरों में चक्कियां हुआ करती थी, ठीक है। चक्कियां हुआ करती थी, घर की महिलाएं रात भर चक्कियां चलाती थी और सुबह जो उससे अन्न पीस के निकालती थी, आटा वगैरह, उससे खाना बनता था। रात में चक्कियां हर घर में चलती थी, आपने दादी बाबा से पूछना, ठीक है, वो बताएंगे। हाँ, तो ये जो चक्कियाँ जो बनी होती है वो जिस पत्थर से बनती हैं वो ग्रेनाइट पत्थर होता है, ठीक है। तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल कैसी होती हैं, जो जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर गहराई में गर्म हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं और ये बड़े दानों का रूप लेते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, बहिर्वेदी आग्नेय सेल की बात की जाए तो जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर यानी कि हमारी जो परपटी के ऊपर आ जाता है, परपटी के ऊपर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और ये तेजी से ठंडा होकर ठोस होता है। अच्छा, जब पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, इसको कभी कभी देखो मानव क्रिया के द्वारा या फिर प्राकृतिक रूप से पानी बरस गया या फिर मान लो कि हवाएं चली, वहां पर एटमॉस्फेयर का वहां का कैसा है परिवर्तन आया, तो इससे क्या होगा, वो तेजी से ठंडा होगा, ठीक है, और ठोस हो जाएगा। तो इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना जो होती है वो महीन दानों वाली होती है। इसके जो कण होते हैं आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, जुड़ नहीं पाते हैं। वो क्या है कि संरचना तो बनेगी बट इसके अंदर जो आपको दाने मिलेंगे वो महीन दानों वाली संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर आप अंतर्वेदी अग्नेय सेल की बात करोगे तो ये धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर जो आपस में कण होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। और बहिर्वेदी आग्नेय सेल में इसके जो कण होते हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है। अलग अलग कण जो होते हैं वो अपने आप खुद ही ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, वो जुड़ नहीं पाते, वो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, बेसाल्ट जो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बेसाल्ट वाले पत्थर, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है बहिर्वेदी आग्नेय सेल के। हाँ, दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट सेलों से बना हुआ, दक्कन का जो पठार है ये बेसाल्ट सेलों से बना हुआ। तो यहां पर हमने बात कर ली है आग्नेय सेल की। किसकी बात कर ली, आग्नेय सेल की हमने यहां पर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे अवसादी सेलों के बारे में। किसके बारे में, अवसादी सेलों के बारे में, ठीक है। हम 3 सेलों की बात करेंगे। सबसे पहले आग्नेय सेल की जिसकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे अवसादी सेलों की जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। तो विभिन्न प्रकार के सेल लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर, क्या विभिन्न प्रकार के सेल लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, देखा होगा पर्वत जो है, पर्वत में भूस्खलन हुआ, ठीक है, पत्थर टकराते हुए टूटते हुए आ रहे हैं, लुढ़कते लुढ़के नीचे, ठीक है, ऐसे फिर बह जाते हैं। क्या कहा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के सेल, कोई एक प्रकार का नहीं, ठीक है, सभी प्रकार के सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अच्छा, अवसाद कई प्रकार से बनता है। जैसे कि भाई कोई पर्वत है, पर्वत के ऊपर से नदी बहती हुई आ रही है, तो नदी क्या करेगी, पर्वत को काटती हुई आएगी, तो नदी अपने साथ में अवसादों को बहा कर लाएगी। या फिर मान लो कि बहुत तेज हवाएं चली, तो हवाएं चलने की वजह से क्या है कि पत्थरों से छोटे छोटे कण,
ठीक है, पर्वत से छोटे छोटे कण टूट करके चटक करके वहां से निकलने लगे। या फिर कई बार क्या होता है कि पहले बहुत तेज धूप पड़ी, ठीक है, धूप पड़ने के बाद में वहां पर रात को बहुत तेज ठंड पड़ी, ऐसे कई दिनों तक होता है, पहले गर्म हुआ रात में ठंडा हुआ, दिन में गर्म रात में ठंडा, दिन में गर्म रात में ठंडा। तो ऐसे जो सैलें होती हैं वो चटक जाती हैं, फिर टूट जाती हैं, ठीक है, टूटने के बाद धीरे धीरे अपने आप बिखरने लगती हैं वो, ठीक है। तो ऐसे टूट कर, चटक कर, या फिर क्या है कि बह कर या फिर टकरा कर एक दूसरे में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये जो अवसाद होते हैं हवा, जल आदि बाहक कारकों के द्वारा एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। सपोज दैट कि यहां पर एक सेल थी, इस सेल से कुछ कण टूट के यहां पर पड़ गया। अब पानी आया, पानी बहाकर इनको ले गया, ठीक है, और ले जाकर के यहां पर पानी ने डाल दिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर कई सारे सेल जो है, कई सारे टुकड़े हैं वो जमा हो गए, ठीक है, जमा हो जाते। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल बन जाते हैं। अब यहां पर कई सारे अवसाद आ गए, ठीक है, कई सारे अवसाद आकर जमा हो गए, कई सारी सेलों से आए, कोई एक प्रकार की सेल से नहीं आए। आने के बाद में यहां पर जमा हो गए, जमा होने के बाद में यहां पर कई सारी प्रक्रियाएं होंगी जिन वजह से ये क्या होंगे, ठोस हो जाएंगे, ठीक है। क्या दबकर, ठीक है, कि भाई कोई चीज इसके ऊपर आ गई, पत्थर आ गया, गिर गया, अभी धीरे धीरे दब गया, या फिर कठोर होकर के, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर कई समय तक पड़े रहे, पानी पड़ गया, पानी ने इनको क्या है कि पानी ने इनके संरचना जो है वो मजबूत कर दी, ठीक है। जैसे कि आप देखो कई बार जो खेत होते हैं, खेतों में जो मिट्टी होती है, जुताई की जाती है, तो वो मिट्टी जो होती है अलग अलग उसके कण हो जाते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उसके ऊपर पानी डाल दो आप, ठीक है, कीचड़ बन जाएगा। कीचड़ बनने के बाद में जब वो पानी सूखेगा तो जो मिट्टी होगी कठोर हो जाएगी। इसी तरह से ये भी होते हैं, ठीक है, कठोर हो जाते हैं, कठोर होकर सेल की परत बन जाती है। इस प्रकार बनी सेल को अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार बनी सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, ठीक है, जो बलुआ पत्थर होता है ये रेत के दानों से बनता है, ये एक अवसादी सेल का एग्जाम्पल है। हमारा जो लाल किला है वो बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। किससे बना हुआ? बलुआ पत्थर से बना हुआ। कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है मिट्टी बहकर चली गई, ठीक है, या फिर मिट्टी बलुआ जो रेत है ना वो बहकर चली गई, ठीक है, रेत बहकर गई एक जगह पर जमा हो गई, उसके ऊपर क्या है कि पानी बरसा तो गीली हुई, ऊपर से धूप पड़ गया, वो सूख गई, फिर पानी बरसा, फिर धूप पड़ी, ठीक, उसके ऊपर दबाव आया, ठीक है, प्रेशर पड़ा, तो इससे क्या होगा धीरे धीरे वो जम जाएगी, पत्थर का रूप ले लेगी, वो सेल जो है परिवर्तन हो जाएगा उसमें, ठीक है, तो बलुआ पत्थर बन जाएगी। इसे अवसादी सेल कहते हैं। जो अवसादों के द्वारा बनी होती है उसको अवसादी सेल कहते हैं, ठीक है। इन पत्थरों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के जीव जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आप सपोज दैट कि भाई यहां से एक पत्थर लुढ़कता आया, यहां पर रुक गया। अभी पत्थर काफी बड़ा था, यहां पर कई सारी चींटियां थी, ठीक है, यहां पर कई सारी चींटियां थी। एक मिनट, यहां पर क्या है, कई सारी चींटियां थी, छोटी छोटी, यहां पर कई सारी चींटियां थी, ठीक है, चींटियां थी कई सारी जो कि यहाँ पर थीं, कई सारे पेड़ थे जो कि यहाँ पर खड़े थे, कई सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर मौजूद थीं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक तरफ से और पत्थर आया, ठीक है, यहाँ से और पत्थर लुढ़कता आया और यहाँ पर पूरा का पूरा जम गया, ठीक है, यहाँ पर आया, गिर गया, ठीक है, जम गया। तो ये जो चींटियाँ, मानव, पेड़ पौधे थे सब इसी के अंदर दब जाएंगे। अब काफ़ी टाइम बाद क्या हुआ, ये दोनों पत्थर जो है आपस में जुड़ गए, ठीक है, पानी बरसा या फिर और भी कई सारी क्रियाएं हुई, पानी बरसा, ताप पड़ा, दाब पड़ा, ठीक है, इससे क्या हुआ कि पत्थर आपस में जुड़ गए। पानी बरसा, इसकी मिट्टी इसमें आगे मिल गई, यहां पर आकर मिल गई, धीरे धीरे पत्थर आपस में जुड़ गए। ये बहुत ही लंबे टाइम में होता है। तो ये जो जीव है यहां पर, ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव यहां पर थे ये इन्हीं के अंदर दब जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही लंबे टाइम में जीवाश्म बन जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। हाँ, तो ये दब जाते हैं, ठीक है, और इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो ये जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म थोड़े टाइम के बाद मतलब लंबे समय के बाद में जब बहुत समय तक दबे रहते हैं तो ये परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित किन रूप में? पेट्रोलियम या फिर डीजल वगैरह में, ठीक है, पेट्रोलियम इत्यादि चीज़ों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी सेलों में ही पाए जाते हैं। सपोज दैट कि भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया। अब जब भूकंप आएगा तो यहाँ की मिट्टी पलट जाएगी, यहाँ की मिट्टी पलट जाएगी, पूरे पर्वत पलट जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारी
चींटियां थी, बहुत सारे मानव थे, सारे दब जाएंगे। और मान लो कि ये बिल्कुल लेवल में आ गया, ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत था, यहाँ पर एक पर्वत था, अब दोनों पर्वत टूट के ऐसे आ गए, ये पूरा का पूरा मैदानी भाग बन गया। अब यहाँ पर तो बहुत सारे जीव जंतु से सारे दब गए। तो ये जो जीव जंतु हैं लंबे टाइम के बाद में जीवाश्म बन जाएंगे, क्योंकि इनके क्या है कि मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, जीवाश्म बन जाएंगे। फिर इन्हीं यही जो है लंबे टाइम के बाद में पेट्रोलियम इत्यादि चीज़ों में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इस और फिर ये क्या है कि ये जो पूरा का पूरा भाग है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति चलेगा, पेड़ पौधे जमेंगे, पानी बरसेगा, धूप पड़ेगी, तो धीरे धीरे ये क्या है कि सेल का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बने सेल को अवसादी सेल कहते हैं, याद रखना। अब हम बात करेंगे कायांतरित सेल के बारे में, फिर हम बात करेंगे सेल चक्र को, और इसी के साथ में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम कायांतरित सेल की बात करें, ठीक है, तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल बन जाते हैं। कौन से? आग्नेय एवं अवसादी, ये दोनों ही सेलें उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। होता क्या है, मान लो कि आग्नेय सेल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि काफी सारा ताप पड़ा और काफी सारा दाब पड़ा, तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये कायांतरित, इनका जो रूप है वो बदल गया, ठीक है। जैसे कि भाई ये चिकनी मिट्टी थी, ठीक है, चिकनी मिट्टी थी, अब चिकनी मिट्टी के ऊपर काफी सारा दाब पड़ा, काफी सारा तापमान पड़ा, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई पड़ा तो ये चिकनी मिट्टी धीरे 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 ये अपना रूप बदलने लगेगी, ठीक है, और ये किसके रूप में? ये स्लेट के रूप में आ जाएगी, ठीक है। वही चूना पत्थर जो होता है, जब इसके ऊपर काफी सारा ताप और दाब पड़ता है तो ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कायांतरित सेल, जिनका रूप बदल गया हो, ठीक है, ताप और दाब के कारण लंबे टाइम में रूप बदल गया हो, उसे हम कहते हैं कायांतरित सेल, ठीक है। जो आपने देखा ताजमहल, हमारा ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, ये कायांतरित सेल हैं, ठीक है। इनका पहले कोई और रूप हुआ होगा, लेकिन काफी सारा ताप पड़ा, काफी सारा दाब पड़ा, उस वजह से इनका जो रूप है वो बदल गया। आपने घड़ा देखा होगा, आप सभी के घर में पहले घड़े हुआ करते थे, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जो घड़े होते हैं, घड़े पहले मिट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी गीली की जाती है, वो मिट्टी काली काली होती है, ठीक है, मिट्टी का जो रंग, वो मिट्टी का रंग ही अलग होता है, ठीक है। तो मिट्टी जो होती है वो पहले गीली की जाती है, चिकनी मिट्टी बनाई जाती है, चिकनी मिट्टी से पूरा का पूरा घड़ा बनाया जाता है, और फिर उस घड़े को सुखाया जाता है, उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और फिर वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, रेड कलर का, फिर हम कह सकते हैं हाँ रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो कायांतरित सेल बन जाएगी, ठीक है, उसका जो रूप है बदल दिया गया, उसके ऊपर उच्च दाब लगा, उच्च ताप लगा, और फिर उसका जो रूप है वो बदल गया, ठीक है। तो इस प्रकार बने सेल को जिसके ऊपर उच्च ताप और उच्च दाब लगी, ये आग्नेय और आग्नेय अवसादी सेल दोनों का ही रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल चक्र की। किसकी? सेल चक्र। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भाई हमारी पृथ्वी के नीचे परपटी वाला एरिया था, ये वाला, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकला लावा के रूप में बाहर फैल गया, ठीक है, बाहर फैल गया। तो ये क्या है, आप अगर देखोगे तो ये मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है। अब मैग्मा से डायरेक्टली आग्नेय सेलें बनती हैं, ठीक है, आग्नेय सेलें बनती हैं। आग्नेय सेल जो है, ठीक है, इससे अवसादी सेलें बन सकती हैं और कायांतरित सेल बनेगी। 1 मिनट, क्या कहा जा रहा है? किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो मैग्मा जो होता है किस में परिवर्तित हो जाता है? आग्नेय सेल में, और आग्नेय सेल जो है ये कभी कभी मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। आग्नेय सेल जो है ये मैग्मा में भी परिवर्तित हो जाती है, और मैग्मा आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो भैया आग्नेय सेल है, ठीक है, आग्नेय सेल है, इसके ऊपर धूप पड़ी, ये गर्म हुआ, फिर पानी बरस गया, ठंडा हुआ, फिर क्या है कि इसके ऊपर और भी कई सारी प्रक्रियाएं हुई। मानव आए, मानव ने खोदा पीटी कर दी, पेड़ आए, पेड़ इसके ऊपर लग गए, तो उन्होंने पेड़ की जड़ों ने जो मिट्टी थी, ठीक है, फिर इसके ऊपर जो सेल था उसको कमजोर कर दिया, उसको बांध दिया, ठीक है, तोड़ ताड़ के कमजोर कर दिया। इसके अलावा फिर क्या हुआ, पानी बरसा, पानी इसके ऊपर से बह करके निकला, तो इससे अवसाद निकल जाएंगे, तो ठीक है। तो आग्नेय सेल जो है अवसादी सेलों में बदल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से टूट कर निकलने लगेंगे, और वो जाकर के कहीं और रुक जाएंगे, तो जहां कहीं भी रुकेंगे वहां पर अवसादी सेल बन जाएगा। तो सबसे पहले लावा था, ठीक है, मतलब मैग्मा था, मैग्मा से लावा बना, बाहर निकल के आया, ठीक है, और वो लावा आग्नेय सेलों में परिवर्तित हुआ, ठीक है, आग्नेय सेल से अवसादी सेल बने, ठीक है, और अब अवसादी सेल से, 1 मिनट, आग्नेय सेल से अवसाद बने, अवसादी सेल ने, अवसाद अलग होते हैं, अवसादी सेल चीज अलग होती है, अवसाद बने, अवसाद से अवसादी सेल बन गए,
ठीक है। और अवसादी सेल जो होती हैं ये इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, ये कायांतरित सेलें बन गई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो आग्नेय सेल हैं ये डायरेक्टली कायांतरित सेलें बन जाती हैं, ठीक है। आग्नेय सेल जो होती है कभी कभी डायरेक्टली इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, इनसे अवसाद नहीं निकल जाते। और कभी कभी आग्नेय सेल ये पुनः लावा में भी परिवर्तित हो जाते हैं, मैग्मा में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है जो आपकी ये कायांतरित सेलें हैं ये भी टूट टूट करके अवसाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, अवसाद में। और फिर ये अवसाद पुनः अवसादी सेलों में बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सेल चक्र इसी को कहते हैं। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से, एक प्रकार की सेल है जैसे कि अग्नि सेल थी, इसका ये पहले अवसादी सेल बना, फिर अवसादी सेल, एक अवसाद बना, अवसाद से अवसादी सेल बना, फिर ये कायांतरित सेल बना, कायांतरित सेल से फिर पुनः ये मैग्मा बन जाता है। कायांतरित जो सेलें होती हैं मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, अवसादी सेलें जो होती हैं ये भी मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, और आग्नेय सेलें भी मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैग्मा बना और मैग्मा से फिर ये आग्नेय सेल बन गया, ठीक है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर गया, फिर निकल के बाहर आया और फिर ये आग्नेय सेल बन गया। तो वही चीज कही जा रही है, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक पूरा का पूरा चक्र है इसका, ठीक है, चक्रीय तरीके से ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को कि भाई आग्नेय सेल से कैसे कायांतरित सेल बनी, ठीक है। आग्नेय से पहले अवसाद, फिर ये अवसादी सेल, फिर कायांतरित सेल, या फिर आग्नेय सेल से डायरेक्टली कायांतरित सेल बन गई, या फिर क्या है कि हाँ यही दो तरीके हैं, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा सेल चक्र कहा जाता है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है तो आग्नेय सेल बन जाती हैं। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सेल बनती, ठीक है। ये जो आग्नेय सेल हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी, अवसाद बनी और अवसाद से अवसादी सेल बन गई। और फिर जो अवसादी सेलें होती हैं ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलें कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं। कायांतरित सेलें जो होती हैं ये आग्नेय और अवसादी दोनों सेलों से बन जाती है। कभी कभी आप देखोगे कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाता है केवल आग्नेय सेलें फिर केवल अवसादी सेल बनती है, ऐसा नहीं, आग्नेय और अवसादी दोनों ही सेलें कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। और फिर जो कायांतरित सेलें होती हैं, अगर कायांतरित सेल की बात की जाए तो कायांतरित सेल जो है ये मैग्मा में परिवर्तित होती है, ठीक है। कायांतरित सेल जो है जिसका रूप बदल जाता है वो आग्नेय सेल में नहीं बनता। आग्नेय जो सेल है ये केवल और केवल मैग्मा से ही बनती है, ठीक है। जो आपकी ये अवसाद है, अवसाद आपका कायांतरित सेल से भी बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अवसादी सेलों से भी अवसाद बन जाएगा, आग्नेय सेल से भी अवसाद बन जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें आग्नेय सेलों की तो आग्नेय सेलें केवल मैग्मा से बनती हैं। मैग्मा जो है ये अवसादी सेल से भी बन जाएगा और कायांतरित सेल से भी बन जाएगा, आग्नेय सेलों से भी बन जाएगा। ये जो आपको अवसाद देखने को मिले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, सेलों के, जिसमें आपको अवसादी सेल के भी टुकड़े मिल जाएंगे, कायांतरित सेल के भी टुकड़े मिल जाएंगे, आग्नेय सेल के भी टुकड़े मिल जाएंगे। अवसाद जो है ये तीनों से बन जाते हैं, अवसाद जो है ये तीनों से बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो अवसादी सेल है अगर इसकी बात की जाए तो ये केवल अवसाद से ही बनती है। आग्नेय सेल से अवसादी सेलें नहीं बनती। आग्नेय सेल के टुकड़े होते हैं और वो टुकड़े मिलकर के अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की सेल है। जब इस सेल का रूप परिवर्तन होगा तो एक कायांतरित सेल बनेगी, ठीक है। और इसका रूप परिवर्तन होकर के अवसादी सेल में, अवसादी सेल में छोटे छोटे अवसाद होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है, कई सारे। और वो टुकड़े जो होते हैं किसी प्रकार की सेल के हो सकते हैं। तो वही यहां पर कहा जा रहा है ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलें कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाती हैं, ठीक है। अब मान लो कि क्या हुआ कि पहले ज्वालामुखी फूटी, ठीक है, ज्वालामुखी फूटने से लावा बाहर आया, ये बन गई यहाँ पर क्या आग्नेय सेल बन गई, ठीक है। अब आग्नेय सेल बनने के बाद में क्या हुआ, ये आग्नेय सेल यहीं पर पड़ी रही, इसका मतलब ये टुकड़ों में नहीं टूटी, ठीक है, और इसका ये अवसाद इससे नहीं निकले और अवसादी सेलें नहीं बनी, ठीक है। अब बहुत ही लंबे टाइम के बाद में भूकंप आया और भूकंप आने के बाद में ये जो जमीन थी यहाँ की सेलों वाली ये नीचे धंस गई, ठीक है। अब ये टूट के पुनः जो है तो नीचे चली गई और ये लावा में बदल गई, ठीक है। ये लावा में पुनः बदल गई, फिर ये लावा जब बन गई है तो ये पुनः जो है तो धीरे से बाहर निकल के आई, ठीक है। अभी जो आग्नेय एक प्रक्रिया तो ये होगी इसके पुनः लावा बनने की, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो आग्नेय सेल से ये बन गई, तो हम देखते हैं आग्नेय सेल मान लो कि यहाँ पर पड़ी थी, पड़ी रही बहुत लंबे समय तक पड़ी रही, ठीक है। इसको किसी ने टच नहीं किया, ना इससे अवसाद निकले ना ही कुछ हुआ। तो इसके ऊपर जब उच्च ताप पड़ा, उच्च दाब पड़ा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे कायांतरित, इसका जो रूप है वो बदल जाएगा, ठीक है, कायांतरित सेल में बदल जाएगी। कोई भी चीज़ है अगर आप उसको लंबे समय तक टच नहीं करोगे तो उसका रूप बदल जाता है, ठीक है। वही यहाँ पर बताया जाए द्रवित मैग्मा में बदल जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस हो जाता है और आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या
क्या ये सेल चक्र है, चलता रहता है। जैसे कि आप हैं, आपने जन्म लिया, ठीक है, आप धीरे धीरे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, फिर आप कहीं जाओगे, जन्म लोगे, तो ये एक प्रकार का जीवन चक्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेल चक्र चलता है, ठीक है। अब आप भाई, कोई व्यक्ति होता है पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है, कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है, कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, कोई व्यक्ति आईपीएस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बूढ़े से आप पुनः बच्चे नहीं हो पाओगे उसी जीवन में, उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि बूढ़े से आप बच्चे नहीं हो पाओगे, आपको मरना पड़ेगा, तभी आप बच्चे के रूप में जन्म लोगे। इसी तरह से आग्नेय सेल जो हैं, ठीक है, अगर आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल अपसादी सेलों में बदल जाएंगी, अपसादी सेलों में बदल जाएंगे, कायांतरित सेलों में बदल जाएंगे, बट इन तीनों ही प्रकार से आग्नेय सेल नहीं बन सकती। अगर आपको पुनः आग्नेय सेल बनना है तो आपको ये मरना पड़ेगा, लावा बनना पड़ेगा, लावा पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा, लावा बनना पड़ेगा, लावा से आप पुनः आग्नेय सेल बन सकते हैं। जैसे जीवन चक्र है उसी प्रकार का ये सेल चक्र भी है। अच्छा, खनिज की अगर बात की जाए तो खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, खनिज को कोई बना नहीं सकता, ठीक है। खनिज जो होते हैं, हाँ आजकल जैसे कि हीरा अगर आप देखोगे तो हीरे लैब में तैयार कर दिए जाते हैं, ठीक है, वो कार्बन के द्वारा, ठीक है, हीरे तैयार कर दिए जाते हैं। बट जो खनिज होते हैं, ठीक है, अन्य प्रकार खनिजों की अगर बात की जाए तो खनिजों को कोई बना नहीं सकता, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। जैसे कि सोना है, ठीक है, तो सोना सोना ही रहेगा, ठीक है, उसका एक निश्चित गुणधर्म होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में आप सोना पा रहे हो उसका एक अलग गुणधर्म है, पाकिस्तान में पा रहे हो उसका अलग गुणधर्म है। जिसे मानव, भारत के जो मानव हैं वो अधिकतर आपको यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग मिलेंगे वो हिंदू मिलेंगे, ठीक है, पाकिस्तान में मेजॉरिटी आपको मुसलमान मिलेगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप खनिजों में देखो तो खनिजों का, अगर आप हिंदुस्तान में सोना पा रहे हो तो उसका भी निश्चित भौतिक गुणधर्म होगा, पाकिस्तान में पा रहे हो तो उसका भी निश्चित भौतिक गुणधर्म होगा, अमेरिका में पा रहे हो तो वहाँ का भी निश्चित भौतिक गुणधर्म होगा। जिनका गुणधर्म होगा भौतिक, वो उसका निश्चित ही रहेगा। साथ ही साथ निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होगा, ठीक है। खनिजों का निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सभी लोग जानते हैं। हाँ, कुछ खनिज जो होते हैं, कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये भी खनिज की श्रेणी में आती है। इनका ईंधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी किया जाता है, ठीक है। जो जैसे कि भैया खनिज हैं, ठीक है, तो औषधि के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक, जैसे कि आपको मिल रहा है पेड़ पौधे हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो इनका औषधि के रूप में उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। उर्वरक के रूप में भी होता है खनिजों का उपयोग। इसके अलावा जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है, इनका उपयोग हम उद्योग वगैरह में कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोहा है, जैसे कि हमने ट्रेन बना दी लोहे से तो उद्योग में उपयोग हो रहा है। एल्यूमिनियम है, हमने एरोप्लेन बना दिया। सोना है, ठीक है, हमने इसका व्यापार कर लिया, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम है, इसका भी व्यापार कर सकते हैं, यूरेनियम से कोई और चीज़ बना दी, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। खनिजों का उपयोग हम कई तरह से कर सकते हैं। खनिज जो है मानव जीवन के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। इतना डिटेल में मैं गारंटी देता हूं कोई भी यूट्यूबर डिस्कस नहीं करता, कोई भी टीचर नहीं डिस्कस करेगा। मैंने किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम एक स्टूडेंट की तरह नहीं समझेंगे, स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाएंगे, तब तक टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को डिस्कस किया। इसमें क्रोड, मेंटल और परपटी, तीन चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है। इसको कहा जाता है क्रोड। क्रोड के बाद में आती है आपकी मेंटल वाला भाग, और मेंटल के बाद में परपटी आती है, ठीक है। परपटी सबसे पतली है जो पृथ्वी के 1% भाग में पाई जाती है। मेंटल जो है वो पाई जाती है कितने, 84% भाग में, और 15% में आपको क्रोड देखने को मिलता है, ठीक है। तीनों किससे बने हैं ये भी हमने देख लिया, तीनों की लंबाई चौड़ाई कितनी है हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में सेल और खनिज की बात की जाए तो सेल 3 प्रकार के हैं, ठीक है। 3 प्रकार के सेल होते हैं, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित सेल, ठीक है। तीनों प्रकार के सेलों को हमने डिस्कस किया। खनिज की बात की है तो खनिज को भी हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही डिटेल में टॉपिक दिए गए हैं, एंड ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक 4 बजे, हाँ 4 बजे आ जाना सभी लोग। हिस्ट्री की क्लास होगी हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर, और ठीक शाम को 7 बजे क्लास प्रीमियर हो चुकी है। पॉलिटी की क्लास आएगी। आज हम आपको मूर्ख नहीं बना रहे, पॉलिटी की क्लास आएगी। बहुत सारे बार आप लोगों को से हमने कहा, बट हम क्लास नहीं करवा पाए थे। आज शाम को ठीक 7 बजे पॉलिटी की क्लास होगी। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है।
क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर हम हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं एंड नोट से रिलेटेड जो ऑफर वगैरह आते हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर बताते रहते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ये आप सर्च कीजिएगा DRIDHSANKALP, आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, आप हमको फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा फेसबुक का पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है, पॉइंट मत लगाना, DRIDSANKALP, ठीक है, पॉइंट नहीं लगेगा, इसमें गलती से लग गया पॉइंट, मैं बाद में सही कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखना एंड आप फॉलो कर लीजिएगा भाई, अभी तक नहीं किया अगर। एंड हाँ, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा बस, ठीक है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर कोई चीज़ फ्री में दे दी जाए तो उसकी लोग इज्जत नहीं करते, ठीक है। जैसे कि माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों को फ्री में मिल जाती है, कभी इज्जत की बताओ। वहीं अगर आप देखोगे दोस्त की बाइक वगैरह अगर आपको मिल जाएगी, फ्री में मिल जाती है, ठीक है, कभी इज्जत करी नहीं की, ठीक है। वहीं अगर आपको फ्री में हम वीडियोस दे रहे हैं, ठीक है, देखो कितने व्यूज़ आते हैं, इतने डिटेल में वीडियो कोई नहीं बनाता यूट्यूब पे जितना मैं देता हूँ, ठीक है। इतना बेटर कंटेंट मेरे पास, कई सारे बड़े बड़े कंपनी के ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर के कंटेंट बनाइएगा, हमारे साथ मिलकर के कोर्स लाइएगा। मैं नहीं बना रहा, क्यों बनाऊँ, ठीक है। वहाँ पर वीडियोस के पेमेंट करना होगा, मैं फ्री में वीडियोस देता हूँ, मैं केवल नोट्स का पेमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो नोट्स के लिए वो कह रहे हैं, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्री में मैं दूंगा, ठीक है, जितने में खुश हूँ, बट आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, जिनके माध्यम से आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, हमारी बदलती पृथ्वी। आप देख रहे हैं नोट्स पूरे रेडी हैं, क्लासेस ही करवानी है, ठीक है। तो क्लासेस सारी हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। तो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारी पृथ्वी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।